नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी व्याकरण में वाक्य यानी कि सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने भेद हैं और किस तरह से वाक्य बनता है और वाक्य कैसे सार्थक होता है। यानी कि वाक्य से अभिप्राय है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है, कर्ता का काम क्रिया होती है। लेकिन हम यह पढ़ चुके हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है। पर यह मेल सार्थक शब्दों का होना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द को जोड़ने से कोई भी सार्थक वाक्य नहीं बनता है। शब्द एक निश्चित क्रम में होने चाहिए, एक नियम में होने चाहिए और वो नियम ही व्याकरण निर्धारित करता है। जैसे नाच है मोर रहा, तो ये क्या है, ये जो वाक्य है वो निश्चित क्रम में नहीं है। तो यहाँ होना चाहिए मोर नाच रहा है, तो ये एक वाक्य है और जिसका सार्थक अर्थ भी है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सुना रही दादी कहानी है तो पद ही, लेकिन सार्थक नहीं है। और सार्थक कैसे होगा, तब हम इसे बोलेंगे दादी कहानी सुना रही है, तो इसका अपना एक अर्थ निकलता है और यही व्याकरण का नियम है। इन वाक्यों के क वाले भाग में शब्दों का क्रम यानी कि जो पहले कहा था वो ठीक नहीं है और जो दूसरा मैंने वाक्य कहा था वो वाक्यों का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट करता है। इसी प्रकार प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना बहुत आवश्यक है। अतः अन्य बातों को भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। उदाहरण के रूप में एक वाक्य, रवि नहा रहा है, तो रवि इसमें क्या है, क्रिया है, और नहा रहा है, रवि जो है कर्ता है और जो नहा रहा है वो क्रिया है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कृष्ण पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें कृष्ण जो है वो कर्ता है, पुस्तक जो है कर्म है और क्रिया जो है पढ़ रहा है। और इसी तरह हम और भी वाक्य से जुड़ी चर्चा करते हैं। वाक्य के अंग यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, दूसरा विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य से तात्पर्य है जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है, और विधेय से तात्पर्य है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माँ खाना पका रही है, तो माँ क्या है, इसमें उद्देश्य है, और खाना पका रही है वो क्या है, प्रेडिकेट यानी विधेय है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, काला हिरन दौड़ रहा है, तो काला हिरन क्या है, उद्देश्य है, और जो दौड़ रहा है वो विधेय है। इसी तरह वाक्य है, मेरा भाई पढ़ रहा है, तो इसमें मेरा भाई क्या होगा, उद्देश्य है, और पढ़ रहा है विधेय है। लंका का राजा रावण दुष्ट था, वाक्य है, और इसका उद्देश्य क्या है, लंका का राजा रावण, और इसका जो विधेय है वो दुष्ट था। बच्चे तैर रहे हैं, बच्चे जो हैं उद्देश्य हैं और तैर रहे हैं विधेय है, प्रेडिकेट है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, काली कोयल मीठा गाती है। काली कोयल यहां क्या हुआ बताइए, उद्देश्य, और मीठा गाती है विधेय। अब आपने पढ़ा है सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, अर्थात विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। और आसानी से हम कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को
वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी। वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित रूप होता है। वाक्य व सार्थक पद समूह होता है जिसे लेखक लिखकर और वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता तक पहुंचाते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कहने वाले का सारा अभिप्राय सुनने वाले को समझ में पूरी तरह आ जाता है। इसमें एक कर्ता और एक कर्म और एक क्रिया, ये 3 पद हैं, अतः यह वाक्य स्पष्ट और पूर्ण है। तो इसी तरह से बहुत ही आसान शब्दों में उद्देश्य और विधेय का भी विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। भिन्न भिन्न पदों से उद्देश्य और विधेय दोनों का विस्तार होता है। जैसे उद्देश्य का विस्तार इन 2 रूपों में होता है। विशेषण, सुंदर बालक पढ़ता है, एग्जाम्पल। तो सुंदर क्या है, इसमें विशेषण है। क्रिया विशेषण, बड़ा सुशील बालक है। सार्वनामिक विशेषण, यह लड़का जा रहा है। और इसी तरह विधेय का भी विस्तार है। और इन रूपों में कारक, तलवार से मारा। और दूसरा है क्रिया विशेषण, वह जल्दी जल्दी चलता है। एक वाक्य है, अच्छा लड़का समझ कर पढ़ता है। इस वाक्य की सभी जो अंग हैं इस प्रकार दिखाए गए हैं। जैसे उद्देश्य, इसमें क्या है, लड़का। उद्देश्य का जो विस्तार है वो है अच्छा, और विधेय जो है पढ़ता, और विधेय का जो विस्तार है समझ कर, एकदम स्पष्ट होता है। वाक्यांश और वाक्यखंड को भी हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। वाक्य का वह पूर्णांश वाक्यांश कहलाता है जिसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से नहीं होता। जैसे भोजन करने के बाद मैंने फल खाया। इस वाक्य में भोजन करने के बाद मूल वाक्य का वाक्यांश है। मिश्र और संयुक्त वाक्यों में वाक्यांश अधिक होते हैं। वाक्य खंड, वाक्य के उस टुकड़े या खंड को वाक्य खंड कहते हैं जिसमें क्रिया के रहते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। इसमें ज्यों ही वह आया वाक्यखंड है। इस पहले वाक्यखंड के अधूरेपन को दूसरा वाक्यखंड त्यों ही मैं चला गया दूर कर देता है। तो इस तरह से वाक्य की भी संरचना होती है। और वाक्य संरचना की स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य से तात्पर्य है जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है। और मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो और उनमें एक मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यह जानता हूं कि यह काम आपसे नहीं होगा। और इसी तरह तीसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है वह अव्यय द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसकी आंखें हंसती हैं किंतु उसका हृदय रोता है। मैं आया और वह गया। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है, साधारण भी है और वो मिला जुला भी है। अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य की 8 भेद हैं। विधिवाचक वाक्य मैं खा चुका हूं। निषेधवाचक वाक्य मैं आज नहीं पढ़ूंगा।
आज्ञावाचक वाक्य तुम आओ तुम पढ़ो। इसी तरह चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य क्या तुम पढ़ रहे हो। पांचवा है विस्मय वाचक वाक्य ओह यह पिट ही गया। छठा है संदेहवाचक वाक्य उसने कहा होगा। और सातवां है इच्छावाचक वाक्य तुम अपने काम में सफल रहो। और सातवां है संकेतवाचक वाक्य यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। इसी तरह वाक्य रचना की कुछ नियम भी हैं और वो नियम इस प्रकार हैं, जैसे संक्षेप में मैं बता देता हूं। हिंदी वाक्य में पहले उद्देश्य यानी कर्ता और अंत में विधेय क्रिया आता है, जैसे चांद चमक रहा है। चांद जो है कर्ता और चमक रहा विधेय है, उद्देश्य और विधेय। यदि वाक्य में कर्ता का विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उसकी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मैं रोटी खाता हूं, लड़की भजन गाती है। और इसी तरह यदि भूतकालिक क्रिया के वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह आए और कर्म भी प्रकट रहे पर कर्म का को चिन्ह प्रत्यक्ष ना हो तो क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिए वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में मैंने रोटी खाई, मैंने भात खाया। यदि भूतकालिक क्रिया के वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह हो और कर्म की विभक्ति को भी प्रकट हो तो क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार नहीं होंगे। क्रिया पुल्लिंग और एक वचन होगी। जैसे मैंने उनकी कन्या को देखा, मैंने उनके पुत्र को देखा। ये एग्जाम्पल हैं। यदि एक ही लिंग के अनेक कर्म एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन में होगी। जैसे उदाहरण के रूप में हरि ने एक पुस्तक, एक कॉपी और एक पेंसिल खरीदी। बहुत सिंपल है। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंगों के कर्म आए तो क्रिया अंतिम कर्म लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे उसने दही, चीनी और पापड़ खाए, तुमने पराठा, साग और मिठाई खाई। यदि वाक्य में कर्ता दो भिन्न लिंगों में आए और दोनों को और जोड़े तो क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग में होगी। जैसे बाघ और बकरी घाट पर पानी पीते हैं, राजा और रानी आते हैं, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। वाक्य में यदि पहले मध्यम पुरुष तब अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग हो और कर्ता तीनों पुरुषों में विभक्ति रहित हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे तुम, वह और मैं जाऊंगा। हर हालत में क्रिया अंतिम पुरुषवाचक कर्ता के अनुसार होगी। जैसे वह तुम खाओगे, तुम और मैं जाऊंगा। ईश्वर के लिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे ईश्वर तेरी जैसी मर्जी, तू ही हमारा सब कुछ। एग्जाम्पल क्रियार्थक कर्ता की क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषों में आती है। जैसे टहलना अच्छा है। उदाहरण हर समय का रोना ठीक नहीं। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंगों के अनेक विभक्ति रहित कर्म एक वचन में रहें तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। जैसे मैंने गाय और घोड़े खरीदे। यदि वाक्य में एक ही लिंग और एक वचन के अनेक अप्रमाणिक वाचक विभक्ति रहित कर्म आए तो क्रिया एक वचन में होगी। जैसे उसने सुई और कंघी खरीदी। तो बहुत ही आसान और स्पष्ट भाषा में आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो इसे कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल राज डायरी 786 को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल तक। तब तक इंतजार कीजिए। कल तक धन्यवाद।